हेलो जेम्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल विद योर फेवरेट एजुकेटर दृष्टि राठौर। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम हमारा अवसर का प्री टेस्ट पेपर 2। बच्चे अगर अभी आपने अपना प्री टेस्ट पेपर एक बार सॉल्व नहीं किया और डायरेक्ट आप इस वीडियो में आए हो तो बच्चों वीडियो बंद कर दो, ये आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि ऐसी नॉलेज बहुत सारे आप देख लोगे, काफी सारी जगहों से आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, बट जब तक आपने उसको नहीं लिखा है, आपने एक बार पूरा पेपर सॉल्व करके अपने दिमाग को यूज नहीं किया, तब तक ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करते हमें चीजें समझ नहीं आती है। तो जाओ पहले एक बार प्री टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करो और उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम हमारे पेपर का एक बार नेचर देख लेते हैं कि क्या है हमारे पर, किसकी हमें तैयारी करनी है। तो फर्स्ट वन इज सेक्शन ए। इसमें क्या है बच्चे, हमारे 1 to 20 क्वेश्चन आर एमसीक्यू, 1 मार्क क्वेश्चन। अब इसको हमें कैसे सोल्व करना है, हमें कोई रामकथा नहीं लिखनी, बस वहां पे लिखना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन ओनली। ना आपको उसमें बच्चे, ये हम आगे डिस्कस कर देंगे किस तरह से ये हमें करना है, बट रिमेंबर वी हैव टू राइट ओनली ऑप्शन जो कि करेक्ट है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। इसमें कितने आ रहे हैं बच्चे, 21 to 24 क्वेश्चंस। इसके अंदर 2 मार्क्स का है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 लाइन्स ही लिखनी है, या फिर हमें 2 पॉइंट्स। बच्चे हमें फालतू में एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का अक्सर मेरे पास एक कंसर्न आता है कि मैम इतना सारा पढ़ा, इतना सारा करा, पर पेपर इतना लेंथी आया था कि हो ही नहीं पाया। तो बच्चे पेपर लेंथी नहीं था, वो हमारी गलती है कि हमें नहीं पता किसमें कितना टाइम देना है, किसमें कितना लिखना है। ठीक है, 40 वर्ड्स आपको दिखेगा, गाइडलाइन में भी स्ट्रिक्टली दे रखा है 40 वर्ड्स, मतलब 2 से 3 लाइन इनफ। अब बात आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी इज लाइक अ ब्रिज, ना आपको बहुत कम लिखना है ना बहुत ज्यादा लिखना है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं या फिर आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। बीच के पॉइंट्स हमें नहीं लिखने होते हैं बच्चे। तो इसमें क्या है, 25 to 29 हमारे हैं, और वर्ड लिमिट कितनी है, 60, मतलब 5 to 6 लाइन्स बस, या फिर 3 पॉइंट्स। ठीक है बच्चे, वर्ड लिमिट और इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम ज्यादा लिखेंगे तो नंबर बढ़ेंगे नहीं, बल्कि डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक गाइडलाइन फॉलो नहीं करी वर्ड लिमिट। अब आता है हमारा सेक्शन डी। इन सब में हमें क्या करना है बच्चों, भावनाओं को ऐसे होल्ड करके रखना है, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना है कि अरे मुझे ये भी आता है, मैं ये भी बताऊं, देखो मैम मैंने तो ये भी पढ़ा है, देखो सर मैंने तो ये भी पढ़ा है। नहीं करना है। अब जो हमने यहाँ तक अपनी पूरी इमोशंस को कंट्रोल रखा है ना, इस सेक्शन में हमें उड़ेल देनी है सारी, जो आता है सब कुछ लिख दो, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है। बट लिखना कैसे है वो भी हम इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो ये लॉन्ग, जितना लिख सकते हो लिखो, कम से कम इसमें कोशिश करें कि हम 3 पेजेस लिखे। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है बेटा 2 पेज लिख दो, या 3, 4, 5 से ज्यादा मत लिखना, कोशिश करना 4 से ज्यादा ही हम ना लिखे, बट इसमें आप पूरा ज्ञान भर भर के उड़ेल सकते हो। अब आती है बात सेक्शन ई की। सेक्शन ई बेटा वो सेक्शन है हमारा जिसमें एक पैराग्राफ आपको दे दिया और उसकी बेसिस पे क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से आए, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने पैराग्राफ में नहीं है, बट वो बुक में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है उसी पैराग्राफ से रिलेटेड। तो इसमें भी क्या है बच्चे, क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, 1, 1 and 2। जो ज्ञान यहाँ पे दिया था ना आपको मैंने, वही ज्ञान फॉलो करना है। 1 मार्क्स का है सिर्फ एक वर्ड में, या फिर 1 लाइन और 2 लाइन इनफ, नहीं लिखना है, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और 2 नंबर वाले में हमें ये वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है। एंड नाउ कम्स द फेवरेट सेक्शन, सेक्शन एफ। 5 नंबर मिलने होते बेटा, और 5 के 5 आप ला सकते हो विद इन 2 to 5 मिनट्स। क्या करना है, सिर्फ हमें मैप के क्वेश्चंस अच्छे से देखने और उन्हें लोकेट करना है। ठीक है बच्चे, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेक्शन ए। हाउस द जोश, कैसा है, कितनी उम्मीद है 20 में से हम, चलो बच्चों पहले अपन बैट लगाते हैं, बाद में हम सेक्शन ए देखेंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर लोगे। अरे वाह, वेरी गुड, लेट्स सी।
So the first question is Khilafat Committee was formed in 1919 in which of the cities? जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या है? वेरी गुड, बॉम्बे। तो सिर्फ हमें आंसर लिखते टाइम ये लिखना है आंसर 1, खत्म, कुछ नहीं लिखना फालतू का। What was the ancient name of Tokyo? क्या था बच्चे? वेरी गुड, क्या है आंसर 1। बच्चे उस लेवल की क्लियरिटी चाहिए हमें इसमें कि हमें ऑप्शंस भी ना देखना पड़े, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में। In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 criticizing many of the practices and rituals of the USA of the तो बच्चे किसकी उन्होंने अपोज किया था? सो द राइट आंसर इज, जल्दी 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 बताओ। वेरी गुड, 1। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप? लेग्यूमिनियस मतलब क्या होता है बच्चे? दाल, पल्सेस। तो कौन सी बच्चे पल्सेस? पल्सेस। डायमंड सूत्रा इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ, किसकी है बच्चे? जल्दी जल्दी। वेरी गुड, आंसर 3, जापान। In and around villages in Rajasthan, herds of black buck can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. क्या है बच्चे? बिश्नोई। The running water cut through the clayey soils and make deep channels known as gullies. बच्चे इसमें हमें ऐसे ही जल्दी से आंसर करके हमारा टाइम बचाना है। Which of the following statement is not true? In Belgium, leaders realize that unity of the country is possible only by sharing power. ये तो सही है बच्चे, करा था उन्होंने। In Sri Lanka, the majority community wants to force dominance. पढ़ा है यहाँ पे भी हमने एक टर्म मेजोरिटेरियनिज्म। Sri Lanka demand for more autonomy to province populated by Tamils has been granted. बच्चे यही हमारा गलत आंसर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। Which of the following is an example of coming together federalism? क्या है बच्चे इसका आंसर? USA. In Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and the participation of women in public life is very high. क्या है बच्चे आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका आंसर है बच्चे फिनलैंड। बच्चे लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, those parties which are given the special privilege of election symbol or other facilities are said to be. क्या बोलते हैं बच्चे? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये भी हमने टॉपिक हमारे अवसर 2.0 में। वेरी गुड, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। सो द आंसर इज 2। द राइट आंसर इज सेकेंड। On which of the following practices and institution can accountability of the government and involvement of people in decision making process in a democracy be measured? कैसे मेजर कर सकते हैं बच्चे हम? रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सही बात है। पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेचर, ये भी सही बात है। सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी भी है बच्चे हमारा डेमोक्रेसी का। तो क्या है हमारा सही आंसर? ऑल ऑफ द अबाउ। जल्दी से देखो किसमें दिख रहे हैं हमें ऑल ऑफ द अबाउ? 4th में। सो आवर आंसर इज 4। Which of the following is not one of the aspect of federal division of power? नहीं है बेटा, हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में यस बोल रहा है या फिर नॉट। तो शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, divisions of power involving higher and lower levels of government. The constitution clearly lays down powers of
डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज नो वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन। क्या बच्चे ये सही है क्या? नहीं है। ये अपना सही है, ये अपना सही है, ये सही है। सो द आंसर इज 4। क्योंकि वर्टिकल हमने देखा है कि किस तरह से एक फेडरल में होता है। सबसे टॉप पे क्या है? सेंट्रल, फिर उसके बाद हमारा स्टेट आता है और फिर आता है हमारा लोकल लेवल। बच्चे हुआ नहीं होगा वर्टिकल? वेरी गुड। Sonam got a job at a higher post in USA, but she refused to join as her hometown is in Delhi. From this, what you understand, which of the following is the appropriate option? क्यों उसने रिफ्यूज किया? इसका क्या सही आंसर है? For development, people look at a mix of goals. Development for one may not be development for others. Development for may be destructive for others. क्या रीजन लग रहा है बच्चे कि हम बोल सकते हैं? क्या इसमें कहीं पे कंपैरिजन है? तो ये दोनों तो ऑप्शन ही हट गए। जब ये दोनों ऑप्शन हट गए तो क्या ये ऑप्शन होगा हमारा? मे भी हो सकता है। क्या फर्स्ट वाला जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसको अपने घर से दूर नहीं जाना, इसीलिए शायद उसको जॉब नहीं करनी? तो द राइट ऑप्शन इज 1। अब आती है बात, हमें ये इन दोनों को मैच करना है। तो जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं हम। न्यूट्रिशनस स्टेटस किससे पता चलता है बच्चे? इससे। तो इसका आंसर हमारा ए हो गया। अब इसी में देख लो बच्चे, कहीं में दिख रहा है हमें? सिर्फ इसमें। तो राइट आंसर इज दिस। पर फिर भी एक बार चेक कर लेते। बी का फर्स्ट सही है बच्चे, पीडीएस हो गया हमारा। पर कैपिटा इनकम किससे निकलती है? यूएसएस से। और राशन शॉप्स का सेकंड, पीडीएस। एक सेकंड बच्चे, शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। ए का फोर्थ हो गया, बी का ये 1 बोल रहा है, मतलब एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सी का ये थर्ड बोल रहा है, और डी का सेकंड, और ए का फोर्थ। इसमें दिख रहा है बच्चे, ये फोर्थ में ही दिख रहा है, तो आंसर इज फोर्थ। In a farmer's household in West Bengal, all the adult members were involved in the activities of the household's one farm. The households could earn through to income to lead a life with basic necessities of life and a little saving to meet emergency expenditure. Last year, the eldest son, aged 40 years, was bedridden for almost a year due to serious illness. Hence, he could not participate in the household's family farming activities. However, the income of the household from agriculture did not decline. How do you generally the employment of the eldest son of the household farm? क्या है बच्चे? पूरी कंडीशन उसने बताई कि एक इंसान जॉब कर रहा था, कल को जब उस इंसान को जॉब से हटा दिया गया है तब भी कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो इसको आप कौन सा एम्प्लॉयमेंट मानते हो? वेरी गुड। द आंसर इज डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। सीजनल में क्या होता है बच्चा? इसमें हमारा फार्मिंग वाला आप ले सकते हो कि पर्टिकुलर एक सीजन में ही फार्मिंग अवेलेबल होती है। डिस्गाइज में क्या होता है? आप लग रहे हो काम कर रहे हो, बट आपके जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम पढ़ाई के लिए खुद की मर्जी से जॉब नहीं कर रहे हैं। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कि फायदे वाला है। बच्चे कुछ नहीं होता है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या क्वालिटीज है उसमें देख लो। स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली, वेरी गुड ये है। जॉब्स आर हियर लो पेड एंड नॉट रेगुलर, ये भी है। तो पहले हम देखते हैं ए और बी किस किस में है। इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। देयर इज प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, नहीं है बच्चा। देखो सी किस किस में है, ये कट गया, ये कट गया। क्या बचा हमारा? थर्ड। तो इसका मतलब एक बार चेक कर लो, डी और ई सही है बच्चे, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। आइडेंटिफाई द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सारे ये बच्चे लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स सारे ही इसी में आते हैं, तो आंसर 4। People usually move from one country to another in search of
क्या क्या बच्चे, बेटर जॉब भी है इसका आंसर, इनकम भी है एंड एजुकेशन भी। A porter making pots want to exchange pots for wheat. Luckily, he meets a farmer who has wheat and is willing to exchange it for pots. They exchange good their goods. What is the situation known as? क्या होती है बच्चे जब एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती है? वेरी गुड, बार्टर सिस्टम। सो हियर आर सेक्शन 1 ends. ओके बच्चे, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी। इसमें क्या करना होता है बेटा, हमें एक क्वेश्चन है और उसका हमें आंसर 2 से 3 लाइन में या मैक्स टू मैक्स 4 लाइन में, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है क्योंकि दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 2 मार्क्स। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो जब भी हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो हमें एसएसटी में ध्यान रखना है कि हम कीवर्ड्स एंड उसको थोड़ा पॉइंटेड वे में लिखें। तो सबसे पहले पूछा है तो आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले व्हेन, कब ये आया था, ठीक है। उसके बाद की व्हाट, इसमें था क्या, एंड देन इट्स इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, की इससे क्या इम्पैक्ट आया या फिर क्या इन्फ्लुएंस उस एक्ट के बाद आया। तो बेटा कब आया था अपना, 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके मतलब को समझो और उसको ही तोड़ के एक बार डिफाइन कर दो। वर्नाकुलर मतलब क्या है, हमारी लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, जो कि नॉन इंग्लिश थी, वो सारी लैंग्वेज। तो ये एक्ट किस पे लगा था, वर्नाकुलर पे। और ये इसलिए लाया गया था कि तुम लोग कुछ भी ऐसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करो, हमें समझ नहीं आ रहा, तो अब तुम्हारी जो भी न्यूज़पेपर्स होंगे उसको सेंसर किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो सही है, सेफ है, तभी वो आगे जा पाएंगे। कौन लेके आया था, आयरिश प्रे लॉ। कौन लेके आया था इसको, आयरिश प्रेस लॉ प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट, किस चीज के राइट, सेंसरशिप। मतलब अब आपकी हर एक चीज पढ़ी जाएगी और अगर हमें लगा वेरीफाइड है तभी हम उसे आगे अप्रूव करेंगे। गवर्नमेंट kept regular track on vernacular newspaper published in different provinces. उस टाइम पे क्या होती थी बच्चे, प्रोविंसेस, टाइम पे स्टेट्स नहीं होते थे, तो ये प्रोविंसेस में ध्यान रखा जाता था। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि क्या चेंजेस आए, तो ये पहली बात कि गवर्नमेंट को ये हक मिल गया, ये राइट मिल गया कि आप इसको देख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई नहीं सुनेगा तो क्या होगा, वेरी गुड, सीज कर देंगे, वार्निंग दी, नहीं सुनी, बंद, अब से तुम न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश कर सकते। तो यही है, इसमें वार्न किया गया। एंड प्रेस वाज लायबल टू बी सीज्ड एंड प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिस्केटेड, मतलब वो बंद कर दी जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात कर रहा है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना क्योंकि 2 नंबर का, तो एक में हमें इग्नियस का बताना है, एक में मेटामॉर्फिक का बताना है। दोनों का बेटा इसमें क्या बताना है हमें, मेन चीज कि किस तरह से हमें मिनरल इन दोनों से मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं बेटा, एक है वेंस के थ्रू, एक है हमारा लोड्स के थ्रू। तो अब इन दोनों को एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। पहली बात की अकर कैसे होते हैं, इन द क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस, फॉल्ट एंड जॉइंट्स। मतलब जो हमारे रॉक्स है उनके जो होते हैं ना, छोटा सा भी उसमें गैप आ गया, वहीं से हमारे मिनरल्स निकले। कैसे निकलते हैं, नीचे से हमारा पूरा मैग्मा है, वो फूटेगा, ऊपर आएगा लावा बन के। अब जब वो आ रहा है तो बीच में हमारे रॉक्स में जहां जहां पे जगह रह गई या वो जहां पे जम जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफाई होने के बाद, वेरी गुड, मिनरल्स। तो इसमें बेटा आप एक चीज कर सकते हो, काट देना है वाली चीज, कुछ नहीं करनी। ठीक है, minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise. अब ये आपने लिखा है। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हम एक चीज क्या कर सकते हैं बेटा, कि आप इसमें डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो। ये 2 मार्क्स का, इसमें आप जरूरत नहीं है, बट अगर यही क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आ रहा है तो आप इसमें डायग्राम बना सकते हो। अब डायग्राम कैसे, बहुत सुंदर सुंदर नहीं, बेसिक सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डायग्राम के फॉर्म में समझा दो। तो कैसे कर सकते हैं इसमें हम,
बेटा डायग्राम देख सकते हो आप, बहुत सिंपल सा है, बट इस तरह के डायग्राम्स आपके आंसर शीट को बाकियों से अलग बनाते हैं, क्योंकि हमें एसएसटी में क्या करना है बेटा, हमें टीचर को कंपेल करना है कि वो हमारे आंसर्स पढ़े। तो आप जितना इनोवेटिव, जितना उसमें अपना क्रिएटिव माइंड लगा सकते हो, आपको वो लगाना होता है। तो ये एक डायग्राम है, बहुत सिंपल सा है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बट एक सिग्निफिकेंट होगा आपके मार्क्स में। अब आपने क्या लिखा ऊपर, वेन्स और लोड्स को आप समझा रहे हो, अब यहाँ पे आपने डायग्राम बना दिया उसी चीज का, जिसमें एक पतली सी लाइन बना दी, जिसमें हमारा वेन्स मतलब जब ये स्मॉलर होगा तो वेन्स होगा, और जब ये लार्जर अमाउंट में होगा तो ये क्या कहलाएगा, लोड्स। तो इसी तरह से हमें ज्योग्राफी में एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अब ये कहाँ बनता है, कैविटीज में, तो आप यहाँ पे कैविटीज या इस तरह का भी कोई डायग्राम, कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब इसमें फिर इसके बाद एग्जांपल लिख दो कि क्या क्या होते हैं, टिन, कॉपर, जिंक, लीड, ये सब हमारे वेन्स और लोड्स से ही आते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये और में है, या तो आप ये करो या फिर आप ये क्वेश्चन करो, तो दोनों में से हमें एक ही अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि ये भी अटेम्प्ट कर लिया वो भी अटेम्प्ट कर लिया तो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो दो सबसे पॉपुलर वे है, एक है हमारा थर्मल, एक है हाइड्रो। हाइड्रो में क्या होता है, डैम्स बना दी जाते हैं और पानी को एक हाइट से नीचे भेजा जाता है, ताकि पानी का जो टरबाइन है उस वो रोटेट और मैकेनिकल एनर्जी से हमारी एनर्जी बने। दूसरी बात हम थर्मल की करें, तो थर्मल का मतलब समझा दीजिए जब भी आप आंसर लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम बर्न कर रहे हैं, और जब हम बर्न कर रहे हैं तो जो वेपर है, जो गैसेज ऊपर जा रही है, उससे हमारी टरबाइन बनती है। तो आप इसको एक डायग्राम के साथ बना सकते हो, बहुत बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बहुत बहुत बेसिक सा सिंपल सा हमें डायग्राम बनाना है, ताकि हमारा टाइम भी बचे। वहां में बहुत अच्छी अच्छी ड्रॉइंग्स नहीं करनी है। थर्मल में इसमें क्या होता है, बर्न किया जाता है, तो इसमें भी आप एक डायग्राम बना सकते हो। इसमें हम कोल को बर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बर्नर टाइप का बनाना है, ठीक है। कुछ भी बेटा अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है आपको इन आंसर्स में, कुछ ऐसा जो बाकी कॉपियों से अलग बना है। एक एग्जामिनर का हमें ध्यान खींचना होता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने फायर बना दी। अब उसके बाद इसमें जो जो भी लिखा हुआ है ना बेटा, जो जो भी हम आंसर में लिख रहे हैं, वो सब हमें यहाँ लिखना है, कि हमारे एक डायग्राम से हमारे एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने पैराग्राफ में क्या लिखा है। क्या क्या बर्न करते हैं हम, तो यहाँ पे सब लिख दीजिए आप। कोल बर्न हो रहा है हमारा, ठीक है बेटा। तो थर्मल में क्या हो रहा है, इसमें हम बर्न कर रहे हैं चीजों को, और क्या क्या चीजें हम बर्न करते हैं, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल, वो सारे रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी देते हैं। तो क्या थर्मल पावर प्लांट इज अ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब बेटा इसमें भी हमें क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना होता है, ताकि हमारे एग्जामिनर का हम ध्यान खींच सके। तो पहली चीज क्या होता है, इसमें इन चीजों को बर्न किया जाता है, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है। और इसमें क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है गांधी जी की। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जब भी हम अपना आंसर लिख रहे हैं बेटा, इसमें हमें हमारे आंसर्स को किससे वैलिडेट करना है,
डेट से, या फिर अगेन कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं गांधी जी का व्यू क्या था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के लिए, एक्सप्लेन। तो आप यहाँ पे या तो उनका कोई डायलॉग कोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे उन्हीं का डायलॉग कोट किया गया है। गांधी जी ये बोलते थे, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये चीज हमें हाईलाइट करनी है बेटा। कि गांधी जी, जब हम गांधी जी की बात करें तो हम गांधी जी का ही कोई स्टेटमेंट कोट करेंगे। तो क्या बोलते थे गांधी जी कि इसको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और इनकी नजर में रिलीजन का मतलब ये नहीं होता था जो आज हम लोगों की नजर में मन होता, जो आज हम लोगों की नजर में मतलब होता है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सब मतलब नहीं था उस टाइम पे। नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट क्या मतलब होता था, मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। मतलब उनकी नजर में रिलीजन का मतलब वो होता था ह्यूमैनिटी, वो सारे रिलीजन्स को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, इसलिए तो उन्हें नेशनल फादर बोलते हैं। एंड बिलीव पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय इथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो जब भी आप कुछ उनका एक्सप्लेन कर रहे हो हिस्ट्री में, तो आपको अपने आंसर को वैलिडेट करना है विद कोट्स। वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे बेटा, तो जितना शॉर्ट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें हमें लंबी लंबी महाभारत रामायण नहीं लिखनी है। क्या होता है, गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। खत्म, इतने में हमारा आंसर खत्म है। ठीक है, और इनको हैव टू पे मनी टू दोज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, मेन चीज हमारी ये है, और सिर्फ इसी को हम अंडरलाइन करेंगे। बेटा इस आंसर मेन चीज सिर्फ यही है जो हमें ध्यान लेके जाना है एग्जामिनर्स का, वो है मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे बेटा तो इसमें क्या आएगा कि इसमें हम बात करते हैं वेलफेयर की। इसमें हमारा प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं होता है। Not just to earn profit, money through taxes and other ways to meet expenses of the service rendered by it। तो इसमें हमें एक वर्ड लिखना है बेटा, वेलफेयर। ठीक है, इसमें मेन चीज आता है वेलफेयर। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ये वाले काम ऐसे कर रही होती है कि उसमें कई बार तो उनको पैसा भी नहीं मिल रहा होता, उनके एक्सपेंस जितने हैं, बट वो पैसा हमसे ही लेती है। कैसे लेती है, टैक्सेस के थ्रू। तो ये चीज भी आपको इसमें अंडरलाइन करनी है बेटा। एसएसटी में अंडरलाइन का जो खेल है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पूरे बड़े से आंसर में कुछ एक दो चीजें होगी जो इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि देखो मैंने याद किया है, पढ़ो इसे, सिर्फ उसी पे अंडरलाइन करना है बेटा। दिस ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। अब ये कितने मार्क्स का है बेटा, 3 मार्क्स का। तो अब अगर हम पॉइंट में आंसर लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम 3 पॉइंट्स लिखें या फिर 6 पॉइंट्स लिखें। हमें 4 या 5 अवॉइड करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी आपका पॉइंट गलत हो गया ना, तो वहां पे एग्जामिनर 0.5 या इसमें कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो सीधा 1 नंबर उड़ाएगा। अगर 2 पॉइंट गलत होगी तो 2 नंबर। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम पॉइंट्स 3 ही लिखे, क्योंकि 3 मार्क्स का है बेटा। इसमें हमें क्या करना है, हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 3 मार्क्स का है, तो हम 3 ही पॉइंट लिखे या फिर 6। दैट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि जब आपका एक भी पॉइंट गलत हो गया ना, तो वहां पे एग्जामिनर कैलकुलेशन 0.5 0.1 पॉइंट हाफ ऐसे नहीं लगाएगा, सीधा 1 नंबर उठा देगा कि 1 पॉइंट गलत है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई मल्टीपर्पज
वाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो मैं आंसर लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें बताना है मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है। कोई एक ऐसी चीज जो कि मोर देन वन यूज जिसके हो रहे हैं। तो डैम्स की हम बात करते हैं, इन्होंने ये भी कर रखा है एक्सप्लेन एनी थ्री रीजंस। तो इन्होंने बहुत क्लियरली ये भी स्पेसिफाई करना है कि आपको थ्री ही रीजंस बताने हैं। इसमें मैंने थ्री से ज्यादा बताए हैं, क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया लगे। तो आपको सिंपली तीन रीजंस बताने हैं। पहली चीज कि डैम क्या होते हैं। सबसे पहले आप जब भी किसी आंसर को लिख रहे हो तो आपको ये बताना है कि वो क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है कि डैम्स क्या है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करनी है। डैम्स क्या होता है? रिवर्स एंड रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पहली चीज इरिगेशन, इरिगेशन हो गया। दूसरी चीज, पहले सिर्फ इरिगेशन के लिए बनाया जाता था, बट क्या सिर्फ इरिगेशन के लिए बनाया जाता है? नहीं बच्चे। तो क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इससे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वाटर सप्लाई की जाती है डोमेस्टिक यूज के लिए, फ्लड कंट्रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है तब हमारे डैम्स ही होते हैं जो उसको रोक के उस एरिया को फ्लड करने से बचाते हैं। फिश ब्रीडिंग के लिए भी ये यूज होता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मोर देन वन यूजेस है, इसीलिए इसको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। अब हमने आंसर दे दिया। अब बात आती है हमारे आंसर को वैलिडेट करने की। तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स देंगे। सतलज ब्यास में इसने बता दिया कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। अब बेटा इसका इसने ये भी बताया कि किसके लिए यूज होता है? हाइड्रल पावर के लिए प्लस इरिगेशन के लिए। तो इसने उस बात को बता भी दिया वैलिडेट करके अपने एग्जांपल से कि हाँ डैम्स के एक से ज्यादा यूज होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। ठीक है, तो अब हमें इसको डिस्क्राइब करना है कि पूना पैक्ट क्या था और क्यों हुआ था। तो सबसे पहले किस लिए हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू अ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930। तो पहले आपको अंडरलाइन करना है बी आर अम्बेडकर का, क्योंकि उनका मेन रोल है। उनका क्लैश हुआ था किसके साथ? गांधी जी के साथ। और ये क्या डिमांड थी इनकी? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित। तो बेटा अब हमने लिखा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इनके कुछ पॉइंट्स भी हमें लिखने होते कि हमने आगे वाले पॉइंट में, आगे वाले लाइन में हमने क्या पॉइंट डिस्क्राइब किया। तो उसके लिए आप लिख सकते हो। तो इसके लिए मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए आप लिख सकते हो पहला पॉइंट क्लैश्ड, या फिर आप लिख सकते हो डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड। बेटा हमें कोशिश करनी है कि हम आगे जो पॉइंट लिख रहे हैं ना उसका हम फर्स्ट में ही एक सब पॉइंट बता के बता दे कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं। सेकंड है when the British government considered Ambedkar's demand, Gandhi ji began the fast unto death। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फास्ट। और क्यों करा था उन्होंने? सेपरेट दलित सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, गांधी जी इज फास्ट। Let's move towards next. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact of 1932। और इसमें क्या हुआ था? डिप्रेस्ड क्लास, जिनको हम एससी बोलते हैं, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्शन। तो ये आप इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हो बेटा।
ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट वाले में, लास्ट वाले लाइन का आप क्या एक सब पॉइंट दे सकते हो? वेरी गुड, रिजर्वेशन। बेटा इस तरह से हमें क्या करना है, हमारे आंसर को इस तरह से परोसना है कि सामने वाले को देखने में समझ आ जाए कि हमने क्या क्या लिखा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जालियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन द पीपल। तो इसमें भी हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि हम इसे लाइंस में लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन द मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। अभी क्या हो रहा था, पंजाब में हमारा ये इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही इनफेमस है। तो इसमें आप बेटा स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, जालियांवाला बाग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग इसकी, ठीक है, आप जालियांवाला बाग एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से जनरल डायर ने ये बोला था कि शूट आउट कर दिया था सबको, और कब ये हुआ था 1919 में। ये प्लीज कट कर देना। तो आप ये बता सकते हो कि जालियांवाला बाग क्या था, इनफेमस एक्सीडेंट था, क्यों हुआ था, किस तरह, थोड़ा सा आप इसका इंट्रोडक्शन से ये स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा मेन पॉइंट। क्या हुआ था, जैसे ही हुआ था तो क्या हुआ था, क्राउड्स ऑन द स्ट्रीट। तो इस पॉइंट को हम क्या सब हेडिंग दे सकते हैं? वेरी गुड, क्राउड्स ऑन, क्राउड ऑन स्ट्रीट। क्राउड ऑन स्ट्रीट, ये हमने इसको हेडिंग दे दी। नेक्स्ट, देयर वाज स्ट्राइक, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो इसको हम क्या आंसर दे सकते हैं? पब्लिक्स अटैक। ना पॉइंट हमें इस तरह से देना है जिसमें हम पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है जिसमें एक वर्ड में आपका पूरा आंसर आप बता सके। ऐसा नहीं आपने पूरे लिख दिया स्ट्राइक्स क्लैशेस यही आप पॉइंट बना दो। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप उसको सब पॉइंट क्या दे रहे हो। फिर आप इसको अंडरलाइन कर दो, स्ट्राइक क्लैशेस एंड पुलिस के साथ क्या हुआ था, क्लैशेस हुए थे, स्ट्राइक्स हुई थी विद पुलिस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक पे अटैक हुआ था। क्या काफी है क्या 3 मार्क्स में इतना? नहीं, एक और पॉइंट, क्योंकि 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स हमें चाहिए। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हमारा क्या है कि द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। अब क्या गवर्नमेंट चुपचाप बैठेगी, आप वहां पे इतने अटैक्स कर रहे हो, वो भी ब्रिटिशर्स? वेल नो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, seeking humiliate and terrorize people। पहला उनका जो इम्पैक्ट था वो क्या चाह रहे थे कि वो लोगों को डराए, इतना खौफ पैदा कर दे कि किसी की आवाज उठाने तक की हिम्मत ना हो। तो वही चीज यहाँ पर है, क्या करा था, फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। मतलब जो सत्याग्रही थे, जो चुपचाप गांधी जी की रास्ते पे चल रहे थे कि अगर आपका सच है, आपका ट्रुथ है, तो आपको जरूरत नहीं है फोर्स की। उनको पकड़ के ऐसे उनकी जो फेस है, उनकी नोज है, उनको ऐसे जमीन पर रगड़वा रहे थे। इस हद तक हो गया था उस टाइम पे कि कोई भी इंसान रिबेल ना करे। आप जिस हद तक जा सकते हो आप जाओ, बट इंडियंस को आपको डराना है। और क्या हुआ था, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पे वो क्रॉल कर रहे थे बेटा।
सलाम हर एक इंसान को, हर एक जो ब्रिटिशर से आपको सलाम ठोकना है। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, और बॉम्ब तक हो रहे थे, मतलब वहां पे सिर्फ लोगों को मारने के लिए वहां पे बॉम्बार्डमेंट तक हो रहा था। और ये सब देख के ही गांधी जी ने क्या किया था, अपना मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था। तो इसमें हम 2 पॉइंट्स में इसको कर सकते हैं। एक हमने लिख दिया कॉल्ड ऑफ मूवमेंट, इसी को आप हेडिंग बना के लिख सकते हो बेटा। और इसमें आप क्या पॉइंट लिख सकते हो, इस वाले में आप लिख सकते हो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हमें सब हेडिंग्स बनाते हुए चलना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। How are the deposits with the bank beneficial for an individual as well as for the nation? अब ये क्वेश्चन आया बेटा हमारा इकोनॉमिक्स से। इसमें अब ये बात कर रहा है कि लोन कैसे बेनिफिशियल होते हैं। तो सबसे पहले हमें लोन को एक्सप्लेन करना है बेटा, ठीक है, कि लोन क्या होता है। तो लोन क्या होता है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, लोन को आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके फायदे बताओगे इंडिविजुअल के लिए और नेशन के लिए। इंडिविजुअल के लिए क्या फायदा, अगर मेरे पास सरप्लस पैसा हो रहा है तो मैं अगर बैंक में डिपॉजिट करूंगी तो मुझे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। उसी तरह से किसी के पास डेफिशिएट है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा उनके लिए, वेरी गुड, उनको पैसा मिलेगा जिसको वो यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे करके वापस रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट 15% रूल। तो इस वाली हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, 15% रूल। इसमें हम लिखेंगे इसकी हेडिंग पे 15%, 15% रूल। क्या होता है, बैंक 15%, सपोज आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो 15 रुपीज बैंक को रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक 100 के 100 किसी को उधार दे दे। अब इसमें भी हमें अंडरलाइन करना है बेटा, स्मॉल प्रपोर्शन को अपन को अंडरलाइन करना है ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। नेक्स्ट है अपना use the major portion of the deposits to extend loan. Banks make use of deposits to meet the loans requirement of the people. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग मेजर प्रपोर्शन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है ना उसी को हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग बना देंगे। अब आता है लास्ट, क्योंकि 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट है। तो अब आती है बात, इन दिस वे बैंक मेडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस एंड दोज हु आर इन नीड्स ऑफ फंड। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, मेडिएटर, ब्रिज, इक्विलिब्रियम, या कोई और जो वर्ड आपको अच्छा लग रहा है बेटा उसी को हम क्या बनाएंगे, सब हेडिंग। ये मैंने कुछ और पॉइंट्स आपकी हेल्प के लिए दिए हैं यहाँ पर हमको जब एग्जाम में लिखना है तो हमें क्या याद रखना है, 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। अब आती है बात हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और जितना उन्होंने ऑफर किया है डिपॉजिट पे, मतलब कमाएगी कैसे, कैसे कमाएगी, जिसको पैसा दे रही है उससे ज्यादा पैसा लेकर इन रिटर्न एज एन इंटरेस्ट, और जिससे लिया है उसको कम पैसे देकर एज एन इंटरेस्ट, और इसके बीच में ही बैंक कमाती। तो बेटा इस वाली चीज को भी आप चाहो तो एक डायग्राम से समझा सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे आपने बैंक बना दी, अब इधर आ गया हमारा लेंडर और इधर आ गया हमारा रिसीवर।
अब इसको जो पैसा दिया जा रहा है इंटरेस्ट, वो उसका आप यहाँ पे कुछ भी एक डायग्राम टाइप से कुछ बना दो कि आप फ्लो चार्ट में उसे दिखा सको, ठीक है। और इधर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसी के बीच के डिफरेंस में बैंक का क्या होता है, अर्निंग। तो कोशिश करो बेटा कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे फोटोज या ऐसे डायग्राम्स बनाओ जिससे चीजें हम समझा पाए। इसमें हम क्या लिखेंगे, आप मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये इसका हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग हो जाएगी। अब आती है बात, बैंक अर्न्स इनकम एंड बोरोज गॉट लोन विद अ लो रेट इंटरेस्ट। ये इसी में इसने एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो इसको एक नेक्स्ट पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, एंड द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि डेमोक्रेसी कैसे सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। तो इसमें हमें बताना है कैसे। तो पहली चीज है कि आप डेमोक्रेसी क्या होती है आप ये डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर राइटिंग ऑलवेज विद जो भी उसमें वर्ड्स है। इसमें हमें दो वर्ड्स मिल गए, एक तो हमें मिल गया डेमोक्रेसी, सोशल डाइवर्सिटी। तो आप इनकी डेफिनेशन लिख के भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें लिखना है कि कैसे करती है। तो पहली बात, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that government functions to represent जनरल व्यू। तो इसमें क्या है हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड, जल्दी से मुझे बताओ। पूरे इसमें अगर हम देखें तो वेरी गुड, जनरल व्यू। तो इसमें हमने बात करी है जनरल व्यू की। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम उसमें हेडिंग में क्या डालेंगे, जनरल व्यू। अब दूसरी बात है, इट इज ऑल्सो necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race, linguistic group, etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, and every person's group may and can form a majority। ठीक है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है बेटा, डेमोक्रेसी रिमेन्स democracy only as long as every citizen has a right of being in majority at some point of time. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group। तो हमने सेकेंड पॉइंट में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज लग रही है इसमें, must not become rule by majority। इसका मतलब है कि everyone is important। तो इसमें हम क्या हेडिंग बना सकते हैं बेटा, इसमें हमने बात करी है कि कोई भी डेमोक्रेसी में आ सकता है। इट मीन्स डेमोक्रेसी डज इट मीन्स मेजोरिटी डज नॉट रिमेन सेम। तो इसका हम जो पॉइंट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, रूल ऑफ मेजोरिटी। यही इसकी हम नेक्स्ट हेडलाइन बनाएंगे। बेटा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, पूरे जब आप एक लाइन पढ़ रहे हो तो हर किसी का सब पॉइंट अलग हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, रूल ऑफ मेजोरिटी। इसमें हमने क्या बात करी है, everyone has a chance of being in majority। तो इसका हम पॉइंट बना सकते हैं बेटा, चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी, चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी। या सिर्फ आप चांसेस लिख के भी इसका नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो। रिमेंबर, वॉट एवर यू फाइंड इंपॉर्टेंट जस्ट मेक इट द सब हेडिंग। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 29. Explain how a shift has taken between sectors in developed countries. तो इसमें इन्होंने बात करी है कि किस तरह से एक शिफ्ट आया है या फिर चेंज आया है इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो पहली बात है, पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, जनरली इट हैज बीन फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड countries that at initial stage of development. तो इसमें हम ये बताया, पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में, पहली बार हम क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरह से डेवलप कंट्रीज में एक चेंज आया है उनके इकोनॉमिक सेक्टर्स में, कि पहले वो लोग क्या काम करते थे, फिर बाद में क्या करने लगे, एंड व्हाट दे डू इन टुडेज वर्ल्ड. तो इसमें हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो भी कंट्री होगी जो एकदम इनिशियल फेज में है, अपने डेवलपिंग फेज में है, उसमें वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज होगी. तो जस्ट इट अप्लाइज हियर टू. तो पहले इन्होंने बात कर ली प्राइमरी सेक्टर की. अब इंडिया की भी देखो तो इंडिया में आज से पहले के टाइम पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था. एवरीवन वाज इन्वॉल्व इन मोर और लेस एग्रीकल्चर. बट आज अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज भी है, तो हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी है. और जब आप विलेजेस में जाओगे कि वहां पे डेवलपमेंट का लेवल भी कम है, तो आप विलेजेस में देखोगे कि आज भी एग्रीकल्चर का कितना ज्यादा परसेंट वहां पे इन्वॉल्वमेंट है. पीपल आर मोर और लेस ओनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. वेरी फ्यू आर दोज दैट हैज बीन एजुकेटेड, और वो आज वहां पे सर्विस सेक्टर में है. भगवान हिम्मत देना भाई. ठीक है. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, अब इसने बोला है कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे ही वैसे हमारे एग्रीकल्चर का मेथड भी चेंज होगा, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी. जैसे पहले हमने देखा है कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होता था, उसमें क्या होता है बच्चे कि बहुत प्राइमरी वे में वो होता है. जैसे उसमें हम एक भी मॉडर्न जो हमारे इंडस्ट्रियल, उसमें क्या होता है बच्चे कि जो भी हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ये सब यूज नहीं होता है. क्या यूज करेंगे हम, आपकी वही स्यू एंड जो भी प्रिमिटिव वेज होते हैं, आपकी बैलगाड़ी वहां पे यूज हो रही है, हाथों वाले जो हमारे टूल्स है, हैंड टूल्स, एक्सेस, ये सब यूज हो रही है. तो अगर हम ये टूल्स यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नो डाउट बहुत कम होगी कंपेयर टू द एडवांस टूल. तो वही बात यहाँ पे की गई है बेटा. इट प्रोड्यूस मच मोर फूड than before. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो इसको हम क्या पॉइंट दे सकते हैं बेटा, इसमें ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उस टाइम पे क्या होते थे, नेचुरल होते थे. दूसरी बात, लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता था. आज आप देखोगे बड़े बड़े खेत है पर उसमें इतने लोग एम्प्लॉयड नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा काम चल जाता है कम लोगों से. वैसे ट्रैक्टर आ गया तो कम लोग हो गए. इरिगेशन के लिए पहले अलग तरीके से इरिगेशन होता था, आज किसी और तरीके से. थ्रेशर्स आ गए. तो जैसे जैसे इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे मशीनरी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही लोगों का जो यूज है उसमें कम होता जाएगा. और पहले की जो हमारे खाने की चीजें होती थी वो बहुत नेचुरल. जैसे आप देखोगे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो 7 फीट के महाराणा प्रताप, और भी बाकी लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती थी कंपेयर टू टुडे. इसका हम क्या लिख सकते हैं बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज. इसकी हेडिंग आप लिख सकते हो प्राइमरी एक्टिविटीज. Let's move forward to our second point. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced. अब हमने सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात की. सेकेंड हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर. क्या आती है, इंडस्ट्रीज. Manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. These people who had earlier worked on farm now began to work in the factories in large numbers. Secondary sectors gradually become the most important in total production and employment. Hence, over a shift had taken place. अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या बता रहे हैं कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर पीजेंट्स थे हमारे, अब वो क्या बन गए हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स. तो इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, वेरी गुड, सेकेंडरी सेक्टर.
तो इस पूरे पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है, सेकेंडरी की। एंड नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो कितने पॉइंट लिखने हैं, 3। वेरी गुड। तो इसमें हमने बात करी है, अब किसकी बात करें, क्या बच गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो वेरी गुड, टर्शरी। तो इसमें वही बात की गई है बेटा, 100 ईयर्स में कितना ज्यादा चेंज आया हमारे टर्शरी सेक्टर में। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे बेटा, अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो आप देखो, जैसे एक डॉक्टर है, आप सिर्फ दिखाने जा रहे हो उसको, तो आप एक पर्टिकुलर फी चार्ज करते हो। तो डॉक्टर एक दिन में उतना कमा लेता है जितना बाकी सेक्टर्स में हो सकता है वो उनकी मंथ की पूरी इनकम हो। तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन जीडीपी। तो इसलिए सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा हमारा पैसा आता है और बहुत एक नए लेवल पे ये बूम लेके आ रहा है अभी। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। तो ये इन्होंने बात कर ली जनरल उसकी, तो इसकी हम हेडिंग क्या देंगे बच्चे, वेरी गुड, टर्शरी सेक्टर। इस तरह से हमारा सेक्शन सी खत्म होता है। सो बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी। बेटा इसमें आप भावनाओं में बहके जितनी देर से रोके हुए थे कि नहीं लिखना, इसमें आप भर भर के लिख सकते हो। बट रिमेंबर, आपका टाइम, अगर टाइम बच रहा है लिखो जितना लिखना है, अगर नहीं बच रहा तो उतना ही लिखे जितना रिक्वायर्ड है। अगर एक क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट्स आर इनफ, बट उसका मतलब ये नहीं 5 लाइनें लिख दी हमने। इट शुड कंप्लीट एट लीस्ट 2 to 3 पेज, क्योंकि 5 नंबर कोई भी ऐसे नहीं देगा। कोशिश करें कि हम 2 से 3 पेज तो भर के ही आ रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप। तो इसमें क्या बताना है बेटा अपन को, एक्सप्लेन द सोशल कंपोजिशन ऑफ द मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप। तो यूरोप में क्या सोशल कंपोजिशन थी, कैसे लोग रहते थे, किस किस में सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट में भी सब हेडिंग। जैसे कि इसमें इन्होंने बात करी सबसे पहले, अ लैंडिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब वो अमीर लोग जिनके पास खुद का लैंड था। सोशली एंड politically was the dominant class on the continent. They owned state in the countryside and also town houses. मतलब अमीर लोग तो किस में रहेंगे, बड़े बड़े घरों में। कौन सी लैंग्वेज थी इनकी, फ्रेंच थी। एंड पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। बहुत कम थे बट बहुत ज्यादा थे। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हमने वन शॉट लेक्चर्स पढ़े। अगर आपने नहीं देखे अभी तक भी तो जल्दी से अवसर 2.0 में जाइए, वो पूरे लेक्चर्स जल्दी से देख के कंप्लीट करिए अपना सिलेबस। सेकंड चीज, पीजेंट्री। अमीरों की बात कर ली तो अब गरीबों की बात करते। पीजेंट्री वो ग्रुप है बेटा जो नंबर में ज्यादा थे और दे वर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड। मेजोरिटी थी पहली बात। दूसरी बात, बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स। बेटा जिनकी जमीनें होती थी ना, अमीर लोग, वो कभी फार्मिंग नहीं करते थे। उन्होंने क्या कर रखा था, अपना लैंड दूसरों को दे रखा था। स्मॉल ओनर्स in the eastern and the central Europe, land holding was characterized by the vast estates cultivated by the serf. तो ये सर्फ भी बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो जब भी आप इसको लिख रहे हो तो इसको हाईलाइट करना ना भूले। और आप चाहो तो सर्फ की भी एक नेक्स्ट पॉइंट बना के सर्फ को भी आप डिफाइन कर सकते हो। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the parts of German states, it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being. अब इसमें इन्होंने ये वाला जो पॉइंट बताया, इसमें इन्होंने किसकी बात करी है बेटा, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो इसको भी हम एक नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। क्या बनेगा इसमें हमारा, वर्किंग क्लास। दे वर द न्यू मिडिल मैन। हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक मिडिल मैन आया था जो ना गरीब है ना अमीर है।
मिडिल क्लास, मेड अप ऑफ द इंडस्ट्री। कौन कौन थे इसमें? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। तो हियर आर क्वेश्चन एंड्स। अब हम मूव करते हैं इसके और वाले पार्ट में। आप या तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो या फिर सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है ये? लिबरल नेशनलिज्म की बात कीजिए जो यूरोप में आया था। क्या था लिबरल बेटा? इसमें हमारे जोवेरियन ग्रुप और ये इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करें, तो वही हमें इसमें लिखना है। National unity in the early 19th century, Europe was closely allied by the ideology of liberalism. अब बेटा आप इसमें देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, लिबरलिज्म को एक्सप्लेन किया है। लिबर मतलब फ्री। इस वर्ड को जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें उस वर्ड को ही डिफाइन करना है। अब इसके बाद इन्होंने बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकल की बात की, तो बेटा आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। पहला आपने बता दिया पॉलिटिकल लिबर्टी, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो इसको हम इस लाइन को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को ठीक है, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द। जब भी हम पॉलिटिकल लिबर्टी की बात कर रहे हैं तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द इक्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इन्होंने इसमें बात बोला कि हमें वही गवर्न करेगा जो हमारे कंसर्न, मतलब हमें रूल करना है तो हमारी सुनो। हियर दे गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन टू द पीपल, टू द सिविलियंस, टू द सिटीजन्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात आ गई बेटा, हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ये बोल रहे थे कि हमें राजा वाला, हमें तानाशाही अब नहीं चाहिए। एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, हमने पढ़ा है बच्चे कि किस तरह से 3 स्टेट होते थे और सारा बर्डन किस पे आता था? 3rd स्टेट पे। तो उन्होंने बोला कि ये जो बर्थ वाले प्रिविलेजेस है ये बंद करो। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब इन शॉर्ट अब डेमोक्रेसी चाहिए, तानाशाही हमें नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सब हमारा हो गया। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इन्होंने क्या बोला? स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। इन्होंने बात करी अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इतना फ्रीडम हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड बहुत इजी वे में कर सको। अब इसमें नेपोलियन की भी बात आ गई कि किस तरह से नेपोलियन एक कोड आया था, उसके बाद एक इकोनॉमिक स्फीयर में कितनी फ्रीडम मिली थी और एक नया मूवमेंट मिला था कि अब हमारा जो लिबरलाइजेशन है, अब हम आपस में ट्रेड बहुत इजी वे में कर सकते हैं। नेपोलियन ने क्या किया था बेटा इसमें? उसने 39 स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाया था और प्रपोज इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर, मतलब पूरे 39 कॉन्फेडरेशन में एक ही करेंसी होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें इन्होंने आपको जब भी लिखना है आप यहां तक लिखो, इसके बाद आप चाहो तो एक और पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो। जोवेरी, इस वाली चीज का आप जोल्वेरियन का आप एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख सकते हो कि दिस इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि किस तरह से एक ट्रेड यूनियन आया था। ठीक है, वो फॉर्म ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और इन्होंने क्या किया था बेटा? अबोलिश टैरिफ बैरियर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही था कि हमें फ्रीडम हो, हम ट्रेड कर सके आपस में। और पहले कितनी थी? 30 से कितनी रह गई थी करेंसी? सिर्फ 2। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये पूछ रहा है
What are the different ways in which industry is classified? तो बेटा आपको याद हो तो मैंने अवसर 2.0 में जब इंडस्ट्रीज पढ़ाया था तो मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से एक टेबल बनानी है और एक अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है। पहली चीज है रॉ मटेरियल, उसमें जो हम सामान यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। अगर वो एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड, अगर मिनरल्स से आ रहा है तो मिनरल बेस्ड। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ऑलवेज जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो ये हमने वैलिडेट करा है उसको कि क्या क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स है। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, कि उनका काम क्या है, क्या वो बेसिक है अपने नेचर में या फिर वो ऐसी है जो कंज्यूमर्स को मेन प्रोडक्ट दे रहा है। बेसिक वाला क्या करेगी, बेसिकों की इंडस्ट्री ये बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगी, और कंज्यूमर ये कंज्यूमर्स को क्या देगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जांपल आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील एक इंडस्ट्री में बना और हम देखते हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज भी इसी से बनी हुई है। तो इस तरह से ये बेसिक अपना रोल प्ले करती है। कंज्यूमर जो भी चीज हमारे काम आ रही है बेटा सारे लिख दो इसमें, शुगर हो गया, टी लीव्स हो गई, जो जो भी हमारे काम आ रही है डायरेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की, कप की बात करें अपन, जो भी चीजें हमें मिल रही है ना बना के इंडस्ट्री से और हमारे काम आ रही है, वेदर इट्स फ्रॉम चिप्स एवरीथिंग, वो सब इसमें आएगी। अब नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि वो मशीन या वो इंडस्ट्री कैसी, क्या उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगे, कि उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगे, क्या वो बहुत ज्यादा लोगों को ऑक्यूपाई कर रहा है, काम दे रहा है, या फिर छोटे लेवल पर है। तो सबसे पहले है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड टू द एसेट ऑफ अ यूनिट, मतलब बहुत कम इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। द लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। मतलब 1 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और बेटा ये नंबर चेंज होते रहते हैं, अभी 1 करोड़ हो सकता है आने वाले टाइम पे 10 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा हमने उसमें इन्वेस्ट करा है तो दैट गोना बी आर कौन सी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट है ऑनरशिप, कि उसमें पोजीशन किसके पास है, कौन उसका पॉजिटिव है। इट इज सम प्राइवेट कंपनी, जैसे कि अगर मैं टाटा की बात करूं तो उसमें जमशेद टाटा इज द ओनली ओनर, या फिर अगर हम बात करें एक कॉरपोरेशन में है, गवर्नमेंट है उसका, तो मिक्स्ड वेंचर है, उसको ऑन कौन कर रहा है। तो देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर में कौन होगा, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि भेल है अपना, सेल है, ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट है तो टिस्को, बजाज, ये एक ही जने से इसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है, इसकी पोजीशन होती है। जॉइंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो ऑयल का दे रखा है, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों उसमें एक साथ काम कर रहे होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ओके इसमें अब दूसरा भी इन्होंने आगे भी एग्जांपल दे रखा है, कॉपरेटिव सेक्टर। कॉपरेटिव में क्या होता है कि प्राइवेट्स ने ही कुछ एक कॉपरेशन बना लिया, कुछ ग्रुप बना लिया, जैसे दोस्तों ने मिलकर कोई दुकान डाल दी, तो सेम इसमें में ही ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, मतलब वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, वर्कर्स का हो सकता है, को वर्कर्स का हो सकता है, बट मेन चीज क्या है, ग्रुप होना चाहिए। और ये अपने रिसोर्सेज पुल करते हैं, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा, लॉस हुआ तो सब में बटेगा। अब इसमें एग्जांपल दे रखे, शुगर इंडस्ट्री जो कि महाराष्ट्र में है, कोयल इंडस्ट्री जो कि केरला में है। अब बात आती है हमारा बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इसमें भी इन्होंने आगे डिवाइड कर रखा है कि आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो कैसा है, लाइट है या फिर हैवी है। हैवी में क्या आएगा, आयरन एंड स्टील, और लाइट में जैसे कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं मैं तो वो भी इसमें जाएगा, जो भी लाइट प्रोडक्ट्स होते हैं। सो बच्चे लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें ये क्या पूछ रहा है बच्चे, एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच बाय नेशनल थर्मल
पावर कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे ये एनटीपीसी की बात कर रहा है। और बच्चे अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रिसेंट ट्रेंड से वो बता रहे हैं कि इस टॉपिक का कितना अभी इंपॉर्टेंसी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो एनटीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक उभर के आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। अब अपन को इसमें क्या करना है, सबसे पहले एनटीपीसी को डिस्क्राइब करना है बच्चे, और उसके बाद में हमें इसके प्रोएक्टिव अप्रोच को। तो फर्स्ट चीज इज एनटीपीसी क्या है, मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पावर प्रोवाइडिंग है। इट हैज ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, that is Environment Management System. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources. क्या है बेटा, एनटीपीसी का ये भी ध्यान रखता है वो कि वो पॉल्यूशन को मिनिमम करे। अब इसकी हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया है। पहली चीज आएगी बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। हम जब तक बेटा लेटेस्ट टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे ना बच्चे, तब तक हम हमारे वेस्ट को कम नहीं कर पाएंगे। बच्चे जब तक हम है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे वेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, जब हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ये चीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम वेस्ट को मिनिमाइज करें। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट क्या होती है बच्चे, एक ऐसा एरिया बना देना, ऐसा जोन बना देना जहां पे पॉल्यूशन मिनिमम हो। नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफोरेस्टेशन। अब बेटा जब भी हम किसी एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें एफोरेस्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर एक कंजर्वेशन में डाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट बता रही हूँ बच्चे आपको जो आप हर एक उसमें डाल सकते हो जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट एंड एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम। बेटा आज आपको पता हो ना, तो इसके साथ हमने एश को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रिक वाला सिस्टम बना दिया है कि जो एश होती है उससे हम ब्रिक्स बनाते हैं। वो ब्रिक्स ऐसी होती है जिसमें सीमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रेडी पेस्ट करके केमिकल होता है, उसको आप उसके ऊपर रखोगे तो वो चिपक जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हम एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। चलो सारी आपने बात कर ली कि ये कर रहे वो करे, पर जब तक एक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या वो चीजें यूजफुल हो सकती है, नहीं। तो वही बात है यहाँ पर, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। सो बच्चे लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, आईएनसी की। आईएनसी क्या था अपना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस वाज द फर्स्ट पार्टी, तो बच्चे इसी की हमने बात करनी है अब। It is the oldest party of the world and India's oldest party foundation in 1885. It led the movement for independence against the British rule. After independence, become the Free India's premium political party. The party sought to build a modern secular democratic republic. बेटा जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, जो आप जिस पे आप चाहते हो कि आपके एग्जामिनर का ध्यान जाए, वो सब हमें इसमें अंडरलाइन करनी होती है। अंडर जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट पीएम, कौन बना था बच्चे, जब आईएनसी हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो आईएनसी हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उसका फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। अब सेकंड पॉइंट हमारा बात कर रहा है रूलिंग पार्टी के बारे में। ये 1907 तक ये ही रूल कर रही थी, तब तक कोई और इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी आ ही नहीं थी। And then 1982, 1989, after 1980, its support declined, but it continues to be present throughout the country. बेटा अभी भी हमारी कांग्रेस पार्टी है, a centrist party, neither rightist nor leftist. Its ideological orientation, the party espouses secularism and वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। बेटा ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, किसकी बात करती है, एक सेक्युलर, उसकी सेक्युलर इंडिया, सेक्युलर कंट्री, और ये वीकर सेक्शंस को हमेशा से सपोर्ट करती आई है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म,
बच्चे जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी कांग्रेस पार्टी के टाइम पर ही हुए थे। उस टाइम पे लीड कौन कर रहा था, या हमारा पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह जी। लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2019. In 2019 लोकसभा it won 52 सीट्स। और बेटा जब यूपीए के साथ इसका अलायंस हुआ था तब कांग्रेस ही थी जो फेस बनी थी। अब आते हैं इसी के और वाले क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन कमीशन? ये भी बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखोगे कि इसी पे हर बार क्वेश्चन आता है। मे बी चेंज हो सकता है तरीका, बट इसमें से भी एग्जाम में हर बार हमें क्वेश्चन दिखाई देता है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। What are the national and state parties? State the condition required to be recognized as a nation state. ठीक है अच्छे, तो what are the national and state parties? तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे बच्चे कि what is election commission, एंड उसके बाद में हमें क्या बताना है, नेशनल पार्टीज, एंड देन हमें स्टेट पार्टीज इसमें बतानी है। तो every party in the country has to register with the election commission. While the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. अब यहाँ पे इसने नेशनल पार्टी की बात कर ली है। सबसे पहले बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन करें कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है बच्चे जिसका काम क्या है, मेन काम पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाना, और दैट टू फेयर इलेक्शन। ठीक है, अब आती है बात कि सबको इक्वली ट्रीट करता है, बट नेशनल पार्टीज जो होती है, जो वेल स्टैब्लिश्ड, उनको कुछ स्पेशल फेवर्स मिल जाते हैं। क्या होता है, इनको एक यूनिक सिंबल दिए गए हैं। Only the official candidate of the party can use that election symbol. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, recognized political parties या फिर national parties. The election commission has laid down detailed criteria for the proportion of votes and seats that must get in order to be a recognized party. अब recognized party कैसे बनती है, अब हम वो इसके पॉइंट्स देखेंगे। The first point is a party that secures at least, तो ये इंपॉर्टेंट है, या तो आपके एमसीक्यू में भी आएगा ये वाला। बच्चे ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। टोटल वोट्स इन इलेक्शन of legislative assembly of state and wins at least 2 seats, तब इसको क्या बोलेंगे हम बच्चे, स्टेट पार्टी। एंड अगर एक पार्टी ने 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली एंड 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चे, नेशनल पार्टीज। आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, and this is the last question of our this section. Which government body supervises the functioning of formal source of loans in India? Explain its functioning and give some examples of formal source of credit. तो बच्चे सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को डिकोड करना है कि वो कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, पूरी बैंक्स को सुपरवाइज करता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, वेरी गुड, आरबीआई। तो हम यहाँ पे हमें आरबीआई का बताना और फिर आरबीआई के फंक्शंस की हमें बात करनी। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका, मॉनिटर्स दैट बैंक्स एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस। कितना परसेंट मेंटेन करना होता है, 15% आपको रखना ही पड़ेगा। सी दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेड्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स एटसेट्रा। आरबीआई ये भी ध्यान रखती है कि बैंक वाले ये तो नहीं कर रहे सिर्फ अमीर अमीर को दे रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिले। तीसरा, एक इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है आरबीआई को ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट्स। तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, ऑडिट। ऑडिट में क्या काम होता है, वो पूरा चेक करती है कि कितना बैंक ने किसको पैसा दिया और किस इंटरेस्ट पर दिया है। अमंग द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर banks and cooperatives.
अब आते हैं इसी के हम और वाले क्वेश्चन में, Why are informal source of credit preferred in rural areas? Give reasons. ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनफॉर्मल सोर्स ही क्यों प्रिफर किए जाते हैं गांव में, जबकि उसमें आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तब भी। तो बच्चे ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फिर हमें उसी पॉइंट को अलग अलग लाइनों में अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना है। फर्स्ट में क्या कर रहा है, पहली बात बैंक ही सब जगह नहीं है। दूसरी बात, इवन व्हेन दे आर तो दे आर गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। क्यों डिफिकल्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को कि ये सिक्योरिटी है तभी वो लोन देगी, फिर बहुत सारा पेपर वर्क होता है। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, आप गए पैसे लिए खत्म। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल is one of the major reason which prevents the poor from getting bank loans. Fourth point है अपना बेटा, informal lenders such as money lenders or other hand know the borrowers personally. तो वो बिना collateral के भी उन्हें लोन दे देते हैं। The borrowers can if necessary approach the money lender even without repaying their earlier loans. और बेटा जब ये ऐसे बार बार होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप। सो हियर आर सेक्शन डी एंड्स। अब हम मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ। तो इसमें क्या आता है बच्चे, एक इसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपको रीड करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। तो रीड करते हैं बच्चे इसे। The Belgian leaders are recognized the existence of regional difference and cultural diversity between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times. So to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of Belgium model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of the majority of members from each linguistic group. Many powers of the central government have been given to the state government of 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. Apart from that, there is third kind of government, that is community government, elected by the people belonging to the language community, Dutch, French and German, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issue. अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स was the Belgium constitution amended? तो कितनी बार अमेंडेड हुआ था बेटा, 4 times. The community government in Belgium is a good example of which form of power sharing? तो कौन सी फॉर्म है बेटा ये, सोशल ग्रुप। सोशल। बच्चे अगर आप देखो तो ये चीज हमारे पैराग्राफ में नहीं थी, बट जो पैराग्राफ आया वो आपकी बुक में से आया। बुक में जब ये आया था तब आपको क्लियरली बताया गया था कि ये कौन सा फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पैराग्राफ से बाहर भी आएंगे। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट? चलो वापस, ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है बच्चे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, कितना सिंपल सा है ना कि बस आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, पैराग्राफ में जाना है, उन्हें फिगर आउट करना है, वही लिख देना है। अब आता है हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब इसको हम बेटा दूसरी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। 1 टाइगर रिजर्व ढूंढना है हमें। दूसरा, एनी वन फेमस मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तीसरा हमें बताना है एक्सप्लेन बीच बचाओ एंड नवदन्या कॉन्सेप्ट। चलो अब इसमें जैसे ही मिलता है वैसे ही हमारा होगा, आंसर मिल जाएगा।
सबसे पहले उन्होंने बात करी इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, तो हमें फर्स्ट का आंसर यहाँ से मिल चुका है बच्चे। Forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with the government. Villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. तो हम यहाँ पे क्या आ गया, fought, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा rebellious, एक movement. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,1200 hectares of forest as Bhairav Dakav Sanctuary, declaring the onset of rules and regulations which do not allow hunting and protecting the wildlife against any outside encroachment. ये आ गया बेटा हमारा मूवमेंट, ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर. Deforestation in several areas, but also shown that community afforestation with indigenous species can be enormous successful. तो ये आ गया हमारा थर्ड का. The Beach Bachao and Terry and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals and possible and economically viable. तो ये हमें तीनों के आंसर मिल गए बच्चे. अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला and the last question of this section. Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. From the 16th century, America's vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. Mining of precious metals, particularly silver in present-day Peru and Mexico, enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. Many expeditions set off in search of El Dorado. Beta, this is important. El Dorado, fabled city of gold. The most powerful weapon of the Spanish conqueror in America was not a conventional military weapon, but was germs such as those of smallpox carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox in particular proved a deadly killer. Once introduced, it spread into deep the continent. Ahead even of any Europeans reaching there, it killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not disease such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. Until the 19th century, poverty and hunger, crowded cities and deadly diseases, religion conflicts, religious dissenters being persecuted forced thousands of flee Europe for America. बेटा मिल गया हमें El Dorado. What is El Dorado? ये रहा हमारा El Dorado, a fabled city of gold. पहले का आंसर हमें यहाँ मिल गया. Why did Europeans flee to America in 19th century? इसका आंसर हमें यहाँ मिल गया बेटा, ये हमारा सेकंड का आंसर है. Which two factors moved the centers of the world trade westward? तो ये रहा, America's vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. बच्चे इसके साथ आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अब मेरे को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनानी है, लोगों से कट करना है. उससे पहले चाइना एक लीडिंग एक्सपोर्टर था, तो एक फैक्टर इसमें ये भी है. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन एफ. बेटा ये सबसे इजी सेक्शन जिसमें आपके 5 मार्क्स पक्के होते हैं. बस आपको क्या करना है, अब मैप वर्क अच्छे से करना है. और इसमें बच्चे कुछ ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे से करने हैं. तो फर्स्ट में ये पूछ रहा है प्लेस वेयर जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस. सेकंड, अ प्लेस वेयर गांधीजी लॉन्च सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स. अब बच्चे इसका आंसर आपको यहाँ नहीं लिखना है कि चलो क्वेश्चन पूछा था हमने बता दिया.
दिस सेक्शन इज एक्सक्लूसिवली मैप सेक्शन। और इसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं। मुंबई बताना है, भाखरा नांगल द्वीप बताना है, बेंगलुरु बताना है, दुर्ग आयरन ओर्स। तो हियर इज योर आंसर। दुर्ग कहाँ पर है बेटा अपने? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे ये बेंगलुरु वाला हो गया। मुंबई हमारे महाराष्ट्र में है। खेड़ा वॉज द प्लेस जहां पे पीजेंट्स के लिए गांधी जी ने रिवॉल्ट किया था। भाखड़ा नांगल द्वीप हमारे बॉर्डर पर है बेटा। एंड यहाँ अमृतसर पंजाब में ही हमारा क्या हुआ था? जालियांवाला बाग। तो बच्चे यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप यू हैड अ ब्लास्ट इन योर लर्निंग एंड इफ यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव एंड आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।